हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप डेफिनेटली देख चुके होंगे और मैं इसके अप टू 8 लेक्चर्स L8 तक बनाऊंगा और L8 में सारी हेडिंग्स, इसकी सब हेडिंग्स सारी कवर हो जाएंगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करिए ताकि आपके पास आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बाद हम नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे एज पर स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट और उसको भी डिस्कस करेंगे और अप टू जेई एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में जिस पॉइंट पर लेक्चर 3 में हम पहुंच गए थे वो ये था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे और हमने ये पॉइंट्स फाइनलाइज किए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये तीनों पॉइंट्स हमेशा काम आएंगे। कौन कौन से? पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई भी सिस्टम, कंडक्टर्स का कोई भी सिस्टम एक आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब बाहर के दूसरे चार्जेस से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है या दूसरे कंडक्टर से उसका कांटेक्ट नहीं है ना, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो कंजर्व रहेगा। एक्सपेरिमेंट के किसी भी स्टेप पे आप जब नेट चार्ज देखेंगे तो वो उतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, गॉस लॉ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ का यूज किया जाएगा। तीसरी बात है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बातें देखी हैं अभी तक, वो बातें हमें यूज करनी होंगी अगर हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में इन 3 पॉइंट्स के अलावा चौथे पॉइंट की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ने वाली है, इन्हीं 3 पॉइंट से होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में केवल एक केस लिया था, एक क्वेश्चन उठाया था जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात की थी। मैं चाह रहा हूं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूं और थोड़ा सा देखूं कि अगर उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके आपके सामने रखा जाए तो क्या आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो मैं कह रहा हूं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में। क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है, थिन कंडक्टिंग प्लेट मान लो, और इस कंडक्टिंग प्लेट को मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इस प्लेट को रखा है। ये प्लेट एक्चुअल में देखने में ऐसे लग रही है, ये साइड व्यू है। एक्चुअल में ये प्लेट का जो शेप है वो शेप कुछ ऐसा है, आप समझ रहे होंगे शायद। ये प्लेट का शेप ऐसा है, ये शेप है ना। इसको हम साइड से, यहां से जब हम देख रहे हैं तो इसको ऐसा बनाया गया। ठीक है, तो अब किस साइड कितना चार्ज होगा भाई क्या पता। तो एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ कितना चार्ज है Q, तो इस साइड कितना चार्ज आएगा? Q माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो हमने इन तीनों में से कौन सा पॉइंट यूज कर लिया? हमने फर्स्ट पॉइंट यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो दोनों साइड के चार्जेस को मिलाकर के टोटल चार्ज वही है जो स्टार्टिंग में दिया गया था, से दिस इज प्लस Q और ये भी प्लस Q और ये पॉजिटिव चार्ज आया है ना। तो ये दोनों चार्जेस स्मॉल q और q माइनस q को अगर आप जोड़ देंगे तो ये कैपिटल Q के बराबर आएगा। इसका मतलब है इस आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज उतना ही है जितना स्टार्टिंग में था। और मैं मान ले रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब आ चुकी है। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूं तो सिंस दिस पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी जीरो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल हमेशा क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए हमेशा। मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी। तो इसका मतलब है ये थर्ड पॉइंट हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो लिखने वाले। अब इस पॉइंट के बारे में जरा ध्यान से देखना, हमारे पास चार्जेस की एक लेयर यहां पर है, चार्जेस की एक लेयर यहां पर है। यहाँ कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज है, सिंगल लेयर है और Q चार्ज है। और यहाँ कितना चार्ज है? मान लो यहाँ पर सिंगल लेयर है और चार्ज है Q माइनस Q के बराबर। और इस पॉइंट की बात चल रही है। तो इस पॉइंट पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, वो क्या है? E। ये किस वजह से? बाहर सराउंडिंग में जो चार्जेस हैं उनकी वजह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट विल वेक्टोरिकली सम अप टू जीरो। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? Q की वजह से। तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर कितनी? Q बाई ए दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई कहे कि ये रिजल्ट आपने कहां से लिखा? ये सेकंड पॉइंट है, गॉस लॉ से रिजल्ट आता है और हमें याद है क्योंकि दिस रिजल्ट इज वेरी पॉपुलर, तो हमने इसको डायरेक्टली लिखा है। दूसरा, इसका इफेक्ट अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा क्या हो जाएगा? Q माइनस Q बाई ए, दिस इज सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी? जब E राइटवर्ड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड E है और राइटवर्ड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्लस Q बाई A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है, इक्वल टू लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये वाली है, दैट इज Q माइनस Q बाई A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? बस अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैपिटल Q वाज अ गिवन डाटा, स्मॉल q अननोन, क्योंकि स्मॉल q पता लग जाएगा, दोनों साइड के चार्ज पता लग जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके स्मॉल q की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जैसे यहां पर लिखूं मैं 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस, और A से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या है यहां पर? Q आया, और यहां पर क्या आया? Q माइनस Q आया। बात समझ में आ गई क्या? तो इस Q को इधर ले आओ, तो क्या आ गया? स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाई टू बोलो भाई, माइनस एप्सिलॉन नॉट E इंटू ए। समझ में आई बात क्या? बहुत आसान है। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या पकड़ना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी कैसे है? ये है गॉस लॉ। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है? ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो मैंने एक दूसरी सिचुएशन ली जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि चीजें थोड़ा सा और अलग हैं, या और थोड़ी सी अलग है, और इसको करने के लिए हम ऐसा करते हैं। देखो, एज्यूम कर लो ये दो प्लेट्स हैं, ये एक ही बात है, इन्हीं को हम साइड से देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं मान लो इस पे चार्ज है कितना? Q1, और इस पे चार्ज कितना दिया है? Q2। फॉर सिंप्लिसिटी मैं Q1 Q2 दोनों को पॉजिटिव ले रहा हूं। वैसे पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए, रिजल्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। बात समझ में आई? चलो फिर भी हमने पॉजिटिव मान लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब देखना जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं मान लो यहाँ पे चार्ज है स्मॉल q, तो अगर यहाँ चार्ज स्मॉल q होगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज माइनस q होना चाहिए? ये कैसे भाई? ये बात नहीं हजम हो रही, तो उसको जरा चेक करो। देखो देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस ऐसी सेलेक्ट की। ये एक 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस है और ये एक क्यूबॉइड है। ध्यान से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये राइट साइड वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम मैंने सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए ही ड्रॉ करके रखा है आपके लिए, कि आप ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर पाए कि कैसा होगा। तो ये गॉसियन सरफेस है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो मन में उसको सीधा कर लेना। ये देखो ऐसा और ऐसा, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस का जैसे ये वाला फेस है जो, वो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर है, मटेरियल के अंदर है। ऐसे ही ये वाला जो प्लेट है ये भी मटेरियल के अंदर है। अच्छा, यहां से ये ऐसा बंद होगा, वहां से ऐसा बंद होगा। बात समझ में? ये जो पिंक वाला बॉक्स मैंने बनाया है, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में अगर मैं इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए क्या लगाऊं? इंटीग्रल क्लोज्ड E net dot ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये रखता हूं मैं, तो ध्यान से देखो, ये जो पिंक वाले फेसेस हैं इनके ये तो मटेरियल के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी? जीरो। तो ई डॉट डेल्टा एस यहाँ क्या आएगा? जीरो। ऐसे ही अगर इस वाली प्लेट पे मैं ई डॉट डेल्टा एस निकालने की बात करूं, तो इस वाली प्लेट पे ई डॉट डेल्टा एस क्या आएगा? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अच्छा, मान लो ये छत वाला जो फेस है, ये रूफ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी। और एरिया वेक्टर अगर यहां मैं सेलेक्ट करूं तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या आएगा? 90। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? यहां पर भी जीरो आ जाएगी। तो ये बाकी सारे फेसेस पे ई डॉट डी एस जीरो आएगा। किस वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जैसे इस बेस की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किधर होगी? या तो राइट होगी या लेफ्ट होगी, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगी। लेकिन इस फेस का एरिया कैसा होगा? एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब ऐसा होगा। तो ई डॉट डेल्टा एस करोगे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? तो अगर जीरो आ जाएगा तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई डॉट डी एस फॉर क्लोज्ड सरफेस इट इज जीरो। तो इसका मतलब चार्ज इन क्लोज मस्ट बी जीरो।
और इसके अंदर अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो देखो इनर फेसेस का चार्ज जोड़ करके कितना आना चाहिए, 0. दैट इज व्हाई इफ आई हैव रिटेन स्मॉल q हियर ऑन द लेफ्ट सरफेस, inner left surface, the on inner right surface it must be minus q, so that summation of these two becomes 0, that is charge enclosed. बात समझ में आई क्या? अब दूसरी बात, ठीक, तो गॉस लॉ लगा दिया मैंने, ठीक है, अभी हो सकता है और लगाएं गॉस लॉ, पॉइंट वो 3 लगाने बार बार. मैं कह रहा हूं यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे चार्ज मैं लिख सकता हूं q1 माइनस q. क्यों ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि भाई ये प्लेट आइसोलेटेड है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद दिस कंडक्टर, तो अगर ये आइसोलेटेड है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज q1 ही आना चाहिए, तो यहाँ माइनस q है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा q2 प्लस q. समझ में आई बात क्या? अब चलो आगे की बात. अब आगे की बात क्या, अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. जरा सोचो, इस स्मॉल q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट में होगी तो इस माइनस q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होंगी. लार्ज प्लेट्स मान के चल रहे हैं, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो भी आपस में कैंसिल आउट होनी चाहिए, तभी तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी. बात समझ में आ रही है? देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है q और इस पे नेगेटिव चार्ज है माइनस q, तो यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो पॉजिटिव की वजह से इधर आएगा और नेगेटिव की वजह से इधर आएगा. लार्ज प्लेट्स हैं तो दोनों का इफेक्ट बराबर आएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक ये वाली प्लेट, ये वाली सरफेस सेलेक्ट करो और एक ये वाली सरफेस सेलेक्ट करो, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां कैंसिल होगी, तभी तो चारों सरफेस की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी. अच्छा, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल होने का मतलब क्या है, देखो यहां लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो जरा, मैं लिख रहा हूं q1 माइनस q मस्ट बी इक्वल टू q2 प्लस q. क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ की, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ की बराबर होगी तभी कैंसिल होगा. इसको अगर हम सॉल्व करें तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाई 2 आ गई. देख लो जरा ध्यान से, q1 माइनस q2 डिवाइडेड बाई 2 आ गई स्मॉल q की वैल्यू. अगर स्मॉल q की ये वैल्यू आ गई तो क्या आप चारों सरफेस का चार्ज फाइनली लिख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत आसान है. चारों सरफेस का चार्ज लिखना बहुत आसान है. देखो जरा, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो गया तो इन चारों सरफेस का चार्ज क्या आ जाएगा, स्मॉल q की वैल्यू पुट कर दो. स्मॉल q की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पर तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे स्मॉल q मतलब q1 माइनस q2 बाई 2. अच्छा, इस सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स q1 माइनस q2 बाई 2. अच्छा, इस सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो क्या चार्ज है इस पे, q1 माइनस स्मॉल q, तो ये हो जाएगा q1 प्लस q2 बाई 2, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, q1 प्लस q2 बाई 2. समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और बार बार इन्हीं तो 3 पॉइंट्स की हेल्प से ही मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से समझना है. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. मैं कह रहा हूं ये एक सॉलिड कंडक्टर है जिसको मैंने चार्ज दे दिया कितना, q. कितना चार्ज दे दिया, कैपिटल Q, और इसकी रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल R, ये सेंटर है. तो इस पे कैपिटल Q चार्ज था और ये चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर होगा. ऑब्वियस बात है, आउटर सरफेस. L1 L2 L3 3 लेक्चर्स अगर आप देख चुके हैं तो ये मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये चार्ज कहां पर होगा, है ना, ये आप अपने आप ही समझ जाएंगे, बहुत आसान बात है. तो मैं क्या कह रहा हूं, ये प्लस Q चार्ज इसके सरफेस पर है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर एवरीवेयर इज सेम. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो अगर ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्फीयर के हर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जगह बराबर है. चलो, क्या जरूरत है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में अभी सोचने की, आगे चलते हैं. क्वेश्चन कहता है कि इफ द स्विच इज क्लोज्ड, अगर ये स्विच बंद कर दिया जाए तो इस पे चार्ज कितना होगा. बहुत आसान बात है. मैं कह रहा हूं कि मान लो ये है कंडक्टर और ये हमने स्विच बंद कर दिया और ये अर्थ है. तो बच्चों मैं यहां पर अर्थ के बारे में एक बात बता दूं. पोटेंशियल ऑफ
अर्थ 0 माना गया है, ये रेफरेंस है। अर्थ का पोटेंशियल कितना मान लिया गया? 0, ये रेफरेंस है। और अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू अर्थ और वॉट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज इज टेकन आउट फ्रॉम अर्थ, इट्स पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे मैं आपको ये समझाता हूं इस तरीके से, जैसे मान लो कि जैसे सी है, ठीक है, सी में 10 बकेट वाटर अगर आप पोर कर दें या 50 बकेट वाटर अगर निकाल लें, तो जो सी का लेवल है, वाटर लेवल है, क्या वो ऊपर नीचे होगा? नहीं होगा। आपके पानी डालने या निकालने से उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम इज टू लार्ज। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सी का लेवल मैकेनिकल लेवल की बात हो रही, इलेक्ट्रिकल लेवल को पोटेंशियल बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अर्थ ऐसा कंडक्टर है अर्थ कि उसमें उसका साइज इतना बड़ा है, वॉट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू गिव टू अर्थ, इट्स पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड इक्वल टू 0। इसका पोटेंशियल कितना रहेगा? हमेशा 0 ही रहेगा, 0 से ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, चाहे जितना चार्ज इसमें चला जाए। तो अब ये बताओ, जैसे स्विच बंद किया जाएगा तो फाइनली क्या होना चाहिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन? हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि इन दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब एक बात समझनी तुमको, इसका पोटेंशियल था कितना? स्विच जब ओपन था तो इसका पोटेंशियल था KQ/R और अर्थ का पोटेंशियल कितना था? 0। हम कह रहे हैं स्विच बंद करने पे इन दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा बराबर। साथ में हम एक बात क्या कह रहे हैं कि अर्थ को चाहे जितना चार्ज दिया जाए या अर्थ से चाहे जितना चार्ज लिया जाए, इसका पोटेंशियल बदलेगा नहीं। अब बड़ी परेशानी भाई, इसका पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल है KQ/R, दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए और ये इस जिद पे है कि अपना पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, बराबर भी होना चाहिए और चेंज भी नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसका फाइनल पोटेंशियल तो 0 ही होगा और चूंकि इक्वल होगा तो इसका फाइनल पोटेंशियल भी 0 होना चाहिए। तो इस पे फाइनल चार्ज अगर मैं स्मॉल q मान लूं और फाइनल पोटेंशियल अगर 0 कह दूं, तो KQ/R विल बी 0। तो इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है इस रास्ते से पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। फाइनली दिस कंडक्टर विल रिमेन अनचार्ज रह जाएगा। अब यहां पर देखो एक डाउट आता है जो आपको गलत डायरेक्शन देता है। आप गलती से भी ये बात मत सोच लेना कि किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज हमेशा चला जाता है। इट विल डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशन, गिवन सिचुएशन, गिवन अरेंजमेंट, गिवन इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। जैसे यहां पर ये कंडक्टर है और इसको अर्थ कर दिया तो इसका सारा चार्ज चला जाएगा, फ्री चार्ज इस पे जो भी होगा सब चला जाएगा, बाउंड चार्ज नहीं जाएगा। दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पे कंडक्टर्स का नंबर बढ़ा दूं तो ये भी हो सकता है कि जिस कंडक्टर को मैं ज्वाइन करूं अर्थ से उसका सारा चार्ज ना जाए, कुछ पार्ट जाए कुछ पार्ट रह जाए। अब ये कैसे होगा, ये हम आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स में डेफिनेटली देखने वाले। तो ये लेक्चर हमारा कौन सा है? ये लेक्चर हमारा 4 है। तो लेक्चर 5 में मैं वो क्वेश्चन लूंगा। अभी उस लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं। तो बेसिक लेवल में ये बात मैंने डिस्कस किया आपसे। ठीक, एक और क्वेश्चन उठाते हैं या डिस्कशन लेते हैं। चलो ये देख लो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ऐड करना चाहता था पर मुझे लगा कि वो बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए लेक्चर 3 में मैंने इसको नहीं रखा है, इसको 4 में शिफ्ट कर दिया। ध्यान से देखो लिखा क्या है। लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर फॉर फ्री चार्ज, इंड्यूस चार्ज नहीं, एंड फॉर बाउंड चार्ज दैट इज इंड्यूस चार्ज फॉलो डिफरेंट रूल्स। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, फ्री चार्ज का रूल तो मुझे लगता बताया मैंने, बिल्कुल बताया है। फ्री चार्ज का क्या रूल है? फ्री चार्ज का रूल है कि फॉर अ गिवन कंडक्टर sigma is proportional to 1 upon radius of curvature. Sigma is proportional to 1 upon radius of curvature. किसका रूल है ये? फ्री चार्ज का रूल है। बाउंड चार्ज का क्या रूल है? तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है बेटा कि बाउंड चार्ज का इस तरह का कोई रूल है ही नहीं, इस तरह का कोई रूल नहीं है। फिर भी एक रफ रूल मैं बताना चाहता हूं, आप देखोगे तो समझ में आएगी बात, कुछ मुश्किल नहीं है। मान लो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। क्या है ये? कंडक्टिंग प्लेट है और मैं इसके बिल्कुल सामने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं। पॉइंट चार्ज है, सेंट्रल पोर्शन के बिल्कुल सामने रखा है
और कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू, बहुत पास रखा है, प्लेट के बहुत पास रखा है। तो ये देखना जरा ध्यान से। अगर ऐसा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ 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 होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लेट पर इस तरह से। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, ये चार्ज अगर उठा के मैं थोड़ा दूर करूं, चलो थोड़ा दूर तो समझ में तुम्हें आएगा नहीं, लेकिन अगर ये प्लस क्यू यहां से मैं उठा करके इंफिनिटी पे ले जाऊं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक्यूमुलेट होंगे इस सरफेस पर? नहीं, सब गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये चार्ज इंफिनिटी पे चला जाएगा तो इस चार्ज का इफेक्ट इस कंडक्टर से हट जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब ये प्लेट है, ये प्लेट है, और जब प्लेट के पास में मैंने चार्ज रखा है तो इस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा है या बाउंड हो जा रहा है इसके साथ, और जब हम इसको दूर ले जाके इंफिनिटी पे ले रहे हैं तो यहाँ पे बाउंड चार्ज गायब हो जा रहा है। इसका मतलब है इस पॉइंट चार्ज और इस प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है, इस पे कहीं ना कहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक, तो रफ रूल बता रहा हूं मैं आपको। क्या है रफ रूल? ये मैं ये कह रहा हूं कि इस कंडक्टर का, मान लो यहीं रखा हुआ है, ये चार्ज यहीं पर रखा हुआ है, अब आप रूल समझ लो कि कंडक्टर का जो पॉइंट इससे पास में है, देखो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, है ना? कौन कौन से पॉइंट लिए मैंने? ए और बी, ये बी पॉइंट है ना? समझ लेना भाई, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पास में है और बी पॉइंट थोड़ा सा, उल्टा बोल रहा हूं, बी पॉइंट पास में है इस सोर्स से और ए पॉइंट थोड़ा सा दूर है। तो मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए is less than magnitude of surface charge density at B. क्या? ड्यू टू बाउंड चार्ज। बात किसकी चल रही है? बाउंड चार्ज की बात चल रही है। ठीक है, बाउंड चार्ज की वजह से किसी भी कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात की जाए तो कंडक्टर के उन पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है जो सोर्स चार्ज से, इसका नाम रखा मैंने क्या? सोर्स चार्ज। ए पॉइंट सोर्स चार्ज से दूर है तो ए पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, बी पॉइंट सोर्स चार्ज से पास है तो बी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं, इन सारी बातों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में एक 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 और अगला स्टेप हम लेंगे लेक्चर 5 में। तो बच्चों बिल्कुल तैयार रहिएगा लेक्चर 5 के लिए। साथ में आपको लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये चारों लेक्चर बहुत अच्छे से एक बार वीडियोस देखने हैं। और मैं आपको बता दूं, आगे के लेक्चर का टाइमिंग फिक्स नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि मैं अगले 12 घंटे या 24 घंटे में डेफिनेटली अगला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या करिए, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास रेगुलर बेसिस पर ये नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सा लेक्चर मैंने अपलोड किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बाद भी मैं डिफरेंट टॉपिक्स में जो भी टफ टॉपिक्स होंगे, जो आपको टफ लगते हैं, उन टॉपिक्स पे बेस्ड मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा टिल मेंस एंड टिल जेई एडवांस एग्जामिनेशंस। ठीक है बच्चों, विश यू गुड लक। यहां तक का रिवाइज करिए और आइए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।